ये मानसिकता की आपको क्या वजह लगती है? ये तो बिल्कुल नया एक मोड़ है, फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, चाहे उसको प्रेशर कहिए या फिर काम का, या फिर भाई जिस भी प्रकार से माहौल लोगों को मिल रहा है उस वजह से चिड़चिड़ापन जो लोगों में आ रहा है, और साथ में सोसाइटी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। होता क्या है कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वे एक दूसरे को चिढ़ाते भी है कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं बनाना, कोई कानून में नहीं लिखा हुआ। सबसे बढ़िया बात है, मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था मेरे से कि भाई अगर सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। आपको अगर अच्छे चरित्र का अपना पार्टनर चाहिए तो खुद भी अच्छा चरित्र रखना पड़ेगा। अब उसके अलावा अगर आप इन चीज़ों में चले जाते हैं तो वहाँ चिड़चिड़ापन तो आना ही है। एक पार्टनर आपके साथ है, कल को छोड़ गया, कल को रखा हुआ है, इसके बाद फिर दूसरे के प्रति आप लॉयल हो नहीं सकते। सेकंड चीज़ सेकेंडरी होती है। पहले अच्छा था, शादी टाइम पर होती थी, जल्दी होती थी, लेट शादियाँ करना, आपस में दोस्तों को चिढ़ाना, दोस्तों की बातों को ज़्यादा मानना समझना, पेरेंट्स को इज्जत ना देना, रिस्पेक्ट ना देना, उनकी बातों को नहीं सुनना, इसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं तो माँ बाप ने अगर शादी तय की हो तो क्या वे गलत थोड़ी करेंगे? ये नहीं कि सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन 99% तो अच्छे ही होते हैं। अच्छा ही लड़का अच्छी लड़की ढूंढेंगे, बड़े बच्चे के लिए गलत तो नहीं करेंगे। और क्या फर्क पड़ता है, सिकल सूरत थोड़ी कम ज़्यादा होगी, रंग ज़्यादा होगी, इतना माइंड नहीं करना चाहिए। एक दिल भी अच्छा होना चाहिए, घर खानदान भी देखना चाहिए, वो चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन आज की पीढ़ी में तो हमारे स्कूल्स में ही बोल देते हैं भाई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, बॉयफ्रेंड है कि वो नहीं। गलत है, इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए ना। भाई अगर सारी चीज़ काम गलत पहले करेंगे तो फिर बाद में शादी के बाद चार्म कहाँ रहेगा, उसका शौक कहाँ रहेगा, उसके प्रति लगाव थोड़े रहेगा। हमको हम कंपेयर करेंगे उसको पहले पार्टनर के साथ, वो गलत हो जाएगा। हाँ। इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए उसके प्रति, और चाव बना रहना चाहिए। इसका एक ये भी कारण है कि भाई अब लड़कियां कम नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, कमाएंगी, बराबर कमाएंगी, ज़्यादा कमाएंगी। ये ईगो भी आ जाता है पति पत्नी में कि भाई मैं घर का काम क्यों करूँ। हाँ, ये थोड़ा सा रहता है कि भाई लेडीज कमाती है तो इन चीज़ों को सोचते हैं, हालांकि आदमी कभी नहीं सोचता। आदमी तो शुरू से कमा रहा है, वो बेचारा तो ये सोचता है कि मैं कमाऊंगा तो मैं अपने माँ बाप हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उनके लिए ये सब करूँगा, वो सब करूँगा, तो ये सोचता है। हाँ, लेडीज़ का ये हो जाता है कि वे कमाती, थोड़ा सा उनमें एटीट्यूड आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और चलो आज के वक्त के हिसाब से अगर किसी को कोई अच्छा लगता है तो कमाए, किसने रोका है? आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, आपको जो बनना बननी है, आप मेहनत कीजिए, कमाइए, अच्छा जीवन जिए, सबको अधिकार है। लेकिन रिश्ते एक अलग चीज़ है, उनको हम पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैं कमाती हूँ तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, मैं काम नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। फैमिली एक अलग चीज़ है। भगवान ने औरत आदमी को अलग अलग बनाया, अलग अलग है तो अट्रैक्शन है, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। ना तो औरत आदमी जैसी कभी बन सकती है, ना ही आदमी और जैसा बन सकता है। बन गया तो आपस में रह भी नहीं पाएंगे। तो समाज के जो नियम बना रखे हैं शादी के लिए, रहने के लिए, तो उनका पालन होना चाहिए। घमंड एटीट्यूड से कुछ नहीं होता। कमाना कौन सी बड़ी बात है, सब कमा सकते हैं। पहले भी औरतें घर में काम करती थी, अगर किसी ने भैंस रखी हुई है, गाय रखी हुई है, दूध है, भाई उनका काम करना। इसके अलावा अगर खेत में काम करना होता था, जैसे गेहूँ काटने, सरसों है या कोई और फल सब्जी उगाई हुई है, तो मदद तो भी उसमें भी कर रही है। देखा जाता है कि हिसाब से वे भी तो पैसा ही कमा रही है जी। उसकी जगह कोई लेबर लगाते तो भी तो काम होता, और वो तो अपना समझ के कर रही है, तो 4 लोगों का काम इकट्ठा कर रही है वो अगली। तो भी कंट्रीब्यूशन तो हमेशा रहा है, पति और पत्नी का आपस में दोनों मिलकर ही काम करते हैं तो ही घर चलता है, तो ही पैसा कमाया जाता है। अब औरत चाहे घर में काम करके पैसा कमाए, खेतों में काम करके पैसा कमाए, या घर में कोई जैसे कि और एक्टिविटी करके पैसा कमाए, लेकिन वो साथ देती है। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ना आदमी के अंदर ना ही औरत के अंदर। और उसी के लिए कानून ने ये भी बना रखा है कि शादी करने बाद आदमी अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, वो नहीं कमाती है तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि आज भी जेल में 80% बेकसूर आदमी सजा काट रहे हैं बिना कुछ किए, सिर्फ कानून कमजोर होने की वजह से। और नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो खैर रमेश कुमार की जजमेंट आने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसे अरेस्ट हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो। नहीं, बहुत कम है। अगर कोई और सेक्शन एक्स्ट्रा लगता तो है, लेकिन डावरी के सेक्शन कोई लगते तो उसमें कोई अरेस्ट नहीं होता। पहले 377 था आईपीसी, उसमें भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन वो बेल हो जाती थी। अब अगर किसी के अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे कोई ऐसा केस लगा है, या फिर कोई किसी ने कुछ और सेक्शन ऐसा लगा जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सजा है, तो उसमें ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन नॉर्मल तो 3 साल की सजा में सब अंडर में आ जाते हैं कि सेक्शन जितने भी डावरी की। तो हाई कोर्ट का बोल रहे हो ना? नहीं, नॉर्मल भी है तो डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो एफआईआर के लिए बहुत रेयर केस है कि पति को जेल हुई हो, वरना मैंने नहीं देखा कि 490 में किसी को जेल हुई है। बहुत रेयर केस है, कहीं कुछ ऐसी क्लियर चीज आ गई तो, वरना मोस्टली हस्बैंड इक्विटली होते हैं।
पर ये तो देखा ना कि आप डाइवोर्स के केस में जज भी बदल जाते हैं और कई बार डिवोर्स मिलना ना मिलना अलग चीज है। नॉर्मल हस्बैंड को जेल किस में होगी? एफआईआर में होगी। हाँ, वो डिवोर्स में तो कोई जेल होनी नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में जज साहब का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो 1 साल की जेल है। वो भी तो ऑर्डर क्या होता है? मेंटेनेंस का एलिमेंट का, इससे ज्यादा तो कोई ऑर्डर पास नहीं होता, उसको दे दो, कोई जेल नहीं है। और इसी के लिए फिर आजकल ज्यादा कोर्ट में केसेस भी आ रहे मेंटेनेंस लेने के लिए। केस तो खैर भैया मेंटेनेंस मान लो, जैसे भी कोर्ट थोड़ी लीनियंट है, पत्नी को पावर मिली हुई है बहुत सारे केस करने की, उसको राइट मिला हुआ है, उसके लिए एक्ट बने हुए स्पेशल, तो उसके यूज के लिए उसको प्रेसाइज करती है, दबाती है। हाँ, थोड़ा उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, जो गलत कर रही है उनके ऊपर डर नहीं है। डर होना चाहिए, पति को डर है तो पत्नी को भी डर होना चाहिए कि मैं झूठे केस करूंगी तो मुझे भी जेल हो सकती है। ये डर अगर पैदा हो जाए तो किसी से अपने आप कम हो जाएगी। तो कोई पत्नी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी लगाती है? सेक्सुअल पहले 377 था आईपीसी में, प्रोविजन था अननेचुरल सेक्स का, बाकी अब नहीं है। अब नहीं, वो हटा। अब वो सेक्शन खत्म कर दिया। अच्छा वो सही किया, खत्म किया, नहीं तो हर केस में वही सेक्शन लगा हुआ था। अच्छा। कोई डेट नहीं है, टाइम नहीं है, बस लिख दिया, डाल दिया कि हाँ बस ऐसा किया था, गलत काम। तो अब ये लिविंग वालों का क्या है फिर, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, उसके लिए ये कानून कैसे काम कर रहा है? लिविंग के लिए फिलहाल उत्तराखंड में कानून बनाया गया, हमारे यहाँ तो है नहीं, खैर यहाँ दिल्ली में या बाकी स्टेटों में ऐसा कुछ उन्होंने बनाया कि लिविंग में रहना है तो आप अपना एग्रीमेंट बनाइए और रहिए। फिलहाल अभी यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए भी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस, अगर उसकी बात करें तो वे कहते भी कोई शादीशुदा आदमी है या औरत है तो वो लिविंग में नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन लिविंग में मैंने जितने भी ज़्यादातर रेप केसेस रजिस्टर होते हैं वो लिविंग वाली लड़की या लड़की का। हाँ वे लगाते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट बना है पहले से कुछ किया हुआ तो फिर ये चीज़ नहीं एग्रीमेंट होती तो है। कौन रह रहा है यहाँ? और झूठे तो लगते हैं, खूब लगते हैं, खूब लगता है इसका। अपनी कोई मर्जी से रहते हैं तो मैं तो कहता हूँ एग्रीमेंट बनाओ, रहो। तो जिसको तोड़ रहना- क्या है इसका? तोड़ यही है, एग्रीमेंट बनाइए। मान लीजिए नहीं अगर बना, एग्रीमेंट नहीं बना है तो फिर भाई अगर आप साथ रहते हैं, सिंपल सी बात है, आपने रूम रेंट पे लिया हुआ है, दोनों ने मिलकर लिया हुआ है, जी। तो सिंपल सी बात है, कंसेंट है साथ रहने की। हम्म, अब ये तो है नहीं कि कोई रूम लिया है तो उसमें बैठकर हम कोई भजन करेंगे, हम्म, इसी चीज के लिए लिया हुआ है। आग पानी का कोई मेल थोड़ी होता है। तो ऐसे में तो खैर कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट ऐसी दी है जिसमें कहा है कि अगर आप साथ रहते हैं या अपनी मर्जी से रिलेशन बने या आपने कोई ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की तो अपनी मर्जी से ही बने हैं, तो उसमें रेप थोड़े है। रेप जब बनता है कि जब आप की मर्जी के खिलाफ कुछ गलत काम किया जाए या आपको नशा देकर ये गलत काम किया जाए या आपको डरा करके मजबूर करके ये काम किया जाए, जी। तब आपके खिलाफ रेप बनता है, वरना इसके अलावा रेप नहीं बनता भाई। या फिर आपकी उम्र कम है, हाँ, जैसे पॉक्सो एक्ट आ जाता है उसमें, ठीक। या हस्बैंड के ऊपर बात करें तो 18 साल से कम उम्र है, तब आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तब आपके साथ ये काम किया जाए तो रेप बनता है, उसके अलावा रेप नहीं है। मान लीजिए लिविंग में दो लड़का लड़की रह रहे हैं और लड़की भी नशा करती है, जैसे लड़का करता है, शराब पीता है, कोई भी ड्रग्स लेता है, वो भी ड्रग्स लेती है। अब केस के वक्त पेपर पे डाल दिया जाता है भाई इसने मेरे को नशे करा कर ही ये करा, या इसी ने मुझको आदत डाली। ये कितना, उसकी स्टेटमेंट कितनी वैलिड रहती है कोर्ट में? देखो साथ रहते हैं तो ये चीज़ तो कंसेंट में नहीं आती कि भी दोनों एक साथ रहेंगे तो एक ही रूम में रह रहे हैं। हाँ, अलग अलग रहते हैं तो इन चीज़ों को कंसिडर किया जाना नहीं, चाहिए। एक साथ रहते हैं, ड्रग्स को किस उस वैल्यू में देखेंगे आप फिर उसको? अगर आपके साथ गलत किया तो आपको तभी कंप्लेंट करनी चाहिए, ये थोड़े आप उसके लिए 1-2 साल बाद करेंगे। वो तो डिटेक्ट होगा नहीं ना, ड्रग्स कब से ले रही है वो हो जाता है नहीं, क्या? ड्रग्स तो डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये तो आपको पता ना कि 1 साल पहले रेप किया था या 1 दिन पहले किया था। अगर पहले किया तो कंप्लेंट पहले करनी चाहिए, अब तक कंप्लेंट क्यों नहीं की? फिर वही और बात आप हो साथ गई। भी रह रहे हो और आप ये कह रहे मेरे को डराया धमकाया, तो वो चीज़ कंसिडर कैसे होगी? अरे इस बीच आपकी चैट है, बातें हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हो, भाई वे चीज़ें भी तो कंसिडर करते हैं। लड़का अगर ये प्रूफ कर दे कि देखो जी मेरे साथ तो घूम रही है, फिर ये सब जगह जा रही है, और मैं अकाउंट में पैसा भी डाल रहा हूँ, घर का खर्चा भी उठा रहा हूँ, तो वो जज उन चीज़ों को भी देखती है, ऐसी बात नहीं है। वो अगर ऐसे एविडेंस को हम देखेंगे तो आजकल जो न्यूज़ आ रही है, जिस पत्नी ने पति को मारा वो उससे 2 दिन पहले उसके साथ डांस कर रही थी। अब ऐसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं ऐसे एविडेंस को भी कि अभी तो पार्टी में डांस कर रहे थे, 1 रात पहले की बात है शायद, और अगले दिन उसका मर्डर कर दिया। तो ये भी तो रेप केस पर मर्डर में तो अंतर है ना। कोई झूठा केस पर झूठे रेप का केस लगाना अलग चीज़ है, और ये चीज़ अलग है कि किसी का मर्डर करना, वो तो आप प्लान कर रहे हो, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई और मार के चला गया। ये तो वो छोटा केस है। अभी ये भैंसरावली है कि यहाँ एरिया दिल्ली के पास, जी। वहाँ का एक मैटर था, उसमें एक छोटे बच्चे का गला घोट के किसी ने मार दिया। पत्नी का ये कहना था भी पता नहीं कौन मार गया,
पति दूर रहता था, वहाँ नहीं रहता था, ठीक। वो कहीं और जॉब करता था। वाइफ ने आरोप लगाया हुआ था। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई कौन मार गया, शायद कोई दुश्मनी के चक्कर में मार गया वो। जैसे मेरा ही वहाँ जाना हुआ था, तो वहाँ देखा कि भाई घर में चलो आके कोई जा भी सकता है, लेकिन ऐसे कैसे, मैं कहा लेकिन कोई एक बच्चे को क्यों मारेगा, मारता तो पत्नी भी है, कुछ और भी गलत करता, चोरी भी कर सकता था। तो वही ऐसे बोल दिया कि यार इसका जो मोबाइल है उसमें सर्चिंग करो एक बार, गूगल सर्च। तो ऐसे बोल के आ गया था जो मेरे रिश्तेदार जानकार थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बोला, वो सर्च किया पत्नी का मोबाइल, उसमें मिल गया। उसने सर्च आउट किया हुआ था कि गला घोट के कैसे मारते। अच्छा बाद में पता लगा कि पत्नी का अफेयर था, बच्चे ने देख लिया था छोटे ने, अच्छा और इसीलिए उसको मार दिया। उसके 2 बेटे थे तो एक बेटे को मारा। तो ऐसे वाइफ भी अपने बच्चों को मार देती है खुद, कि सिर्फ इस अफेयर के चक्कर में, कि बच्चे को पता लगे कल को वो पिता को बता देगा अपने। तो ये हस्बैंड को मारना बॉयफ्रेंड के साथ, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो पता नहीं कोर्ट में क्या क्या देखा हो। सर कोई तो ये प्लान तो खूब किए जाते हैं और खूब ऐसे होता है गलत, क्योंकि लोगों को डर खत्म हो गया। लोग सोचते हैं पकड़े नहीं जाएंगे, और थोड़ा पुलिस भी ढीली है। और मैं तो करीबन सच बताएं तो करीबन 7 या 8 दिन बाद गया था वहाँ पर उस जगह। तब जाके ये पता लगा हाँ, तो वहाँ जाकर ऐसी जिक्र छेड़ दिया कि बिल्कुल हमको तो वकील, हमको तो पता रहता भाई कौन सी चीज़ को कैसे सर्च करें। पुलिस के साथ नहीं रहते क्या, केस नहीं देखते खूब सारे। तो मैं कहा एक बार उसको वो भी देख लो मोबाइल, क्या सर्च आउट हो रहा था, उसे पता लग गया सर्चिंग। तो ऐसी बात नहीं है भाई, थोड़ा सा डर होना चाहिए। पुलिस भी सतर्क होनी चाहिए कि मुजरिम को पकड़ने के लिए सतर्कता अपनाएं। ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वे भी ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो चलो पुलिस की बात करते हैं। पुलिस एक तो पुलिस ट्रेंड है इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन तरीकों की इन्वेस्टिगेशन के लिए, खासकर पति पत्नी झगड़े में वो भी नहीं पड़ते, वही घरेलू मामला है, खुद से निपटा लो। पति पत्नी मामले में तो उनका ये रहता है कि भी थोड़ा सा ऐसे कि पत्नी है, पति के पास कोई एविडेंस है थोड़ा बहुत, तो कोई सेक्शन हटा दिया, घर वालों को नाम हटा दिया, वरना भी तो चार्जशीट फाइल करने में रहते हैं कि एफआईआर हुई है तो चार्जशीट फाइल करो। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ का मैटर है, अंदर कौन जाता है, क्या पता होता है क्या एविडेंस है क्या नहीं। बस उससे पूछ लो कि भी क्या क्या डाउरी डिमांड दी थी। लेकिन पत्नी भी बहुत सारी ऐसी मैंने देखी है कि एविडेंस देना चाहती है पुलिस को, पुलिस लगाना ही नहीं चाहती। पुलिस को ये लगता है कि मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा बिलों को। कौन करता है, कोई भी नहीं। अगर पुलिस पक्ष की बात की जाए तो एक अगर केस पत्नी करती है तो जो भी एविडेंस लगाती है, पुलिस की ड्यूटी होती है उन सभी एविडेंस को वेरीफाई करना। वो कोई बिल लगा रही है तो उस बिल को जाके चेक करना, ये सामान यहाँ से खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। पत्नी कोई चैट देती है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि व्हाट्सएप कंपनी जो है फेसबुक के पास, वहाँ से वो इसको वेरीफाई करे कि सच में ये चैट सच्ची है झूठी। ऐसे ही सर्टिफिकेट लेके लगा देते हैं अपना कि हाँ जी। अरे कैसे भाई सर्टिफिकेट ऐसे कैसे लगा रहे हो तुम, उसको वेरीफाई तो करो, तुम्हारे पास तो पावर है ना चेक करने की। बिल्कुल, पर वो सीरियसली नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं। अगर हस्बैंड की तरफ से कोई एविडेंस आई है तो उसको भी नहीं कंसिडर करते। कंसिडर सबको करना चाहिए। पत्नी ने कोई कंप्लेंट दी हुई है, कोई एफआईआर रजिस्टर कराई हुई है पहले, या फिर कोई ऐसा मेडिकल को ऐसा कोई प्रूफ दिया हुआ, कोई फोटोग्राफ दिया हुआ है, उसको भी वेरीफाई करो। फोटो कब खींचा, कहाँ से खींचा, फोटो कोई पुराना दिया अब है और पुलिस उसको लगा रही है साथ साथ। अरे भैया शादी अब हुई है और पत्नी कह रही है मेरे को चोट मारी उसने 1 महीने पहले, फोटो है वो 2 साल पुराना, पहले कोई चोट लगी है तो उसको देखो ना फोटो कहाँ खींचा है। नहीं, कोई मतलब नहीं, लगा दिया ऐसे ही चार्जशीट में। तो पुलिस को भी थोड़ा सा इन चीज़ों में सख्त होना चाहिए, उनके ऑफिसर को भी सख्त होना चाहिए कि चार्जशीट क्या बन रही है। बल्कि दिल्ली में शुरुआत की गई थी कि चार्जशीट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एडवोकेट्स को हायर किया हुआ, उनका इंटरव्यू होता है उसमें काफ़ी हायर किया कि भी जो चार्जशीट है पहले वकील साहब देखेंगे क्योंकि कमियां भी हम ही निकालते हैं। तो उनका ये था कि भी इसको पहले आप चेक कीजिए, इसके बाद फिर आगे जाएगी वो। कौन से वकील साहब, किसी पक्ष के या वैसे? नहीं, थर्ड थर्ड पार्टी मतलब हिसाब से प्राइवेटली उन्होंने ठीक। उनको एंगेज किया था। मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वैसे किया था कि मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। अब शायद काम शायद स्टार्ट भी होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह तो हुए थे इन चीज़ों के रिगार्डिंग, जॉब के लिए वैकेंसी निकली थी। ठीक है। तो चार्जशीट में और इन्वेस्टिगेशन में कितने चांसेस रहते हैं इस वाले केसों में सेटलमेंट के? सेटलमेंट अलग चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ है। इसमें दोनों वर्ड तो अलग। इन्वेस्टिगेशन के वक्त ही सेटलमेंट भी हो जाती है। तो जैसे देखो इन्वेस्टिगेशन में ये है कि अगर पुलिस वाला ये बोल देता है वाइफ को कि भी केस कमज़ोर है, या हस्बैंड को बोल देता है तेरे खिलाफ कुछ ऐसा है, उसको लगता है, तो वे दबाव बनाकर सेटलमेंट कराए तो अलग मैटर है, दिखाकर कुछ एविडेंस वगैरह। वरना सेटलमेंट तो जब ही होता है जब कोर्ट में केस जाता है और मेंटेनेंस वगैरह ये चीज़ें डिसाइड हो जाती है,
तभी सेटलमेंट होते हैं चांसेस, वरना पहले तो कम ही होते हैं। क्योंकि जिसको एक बार केस किया, एफआईआर की, तो उसको ये रहता है कि पता नहीं इसको क्या करेगी पुलिस, अरेस्ट करेगी, ये करेगी, वो होगा, ये धक्के खाएंगे, परेशान होगा। लेकिन जब देखती है पत्नी भी कि भी पति की तरफ से जो फैमिली मेम्बर उनके नाम निकाल दिए गए हैं, अब केस कमज़ोर बन गया, हल्का बन गया है, खर्चा भी कुछ नहीं मिला, तो सेटलमेंट होते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत कम होते हैं। हाँ, पुलिस करवा भी देती है वीमेन सेल वगैरह में, लेकिन चांसेस कम होते हैं। पुलिस का भी कुछ पैसा बन ही जाता होगा इस दौरान। नहीं, पुलिस का पैसा वैसा तो खैर हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन ये है कि वीमेन सेल में हस्बैंड को बुला के जिस ढंग से इंसल्टिंग की जाती है, तो उससे कई घर टूटे भी है ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है कि यार मैं यहाँ आया और ये मेरे से तमीज़ से बात नहीं कर रहे। इसको थोड़ा आप बताएं विस्तार से, कोई किस्सा हो, ये हम जानना इससे चाहते तो दुनिया भर के हैं, वो तो वुमेन सेल पतियों से। वीमेन सेल में देखो, वकीलों का तो काम होता नहीं है, जो पार्टियाँ जाती हैं हैं। वे जाती हैं, उनको बुलाया जाता है सेटलमेंट की बात के लिए। सेटलमेंट होते भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो देखी है वो देखिए कि वहाँ जाकर वे थोड़े तमीज़ से बात नहीं करते पुलिस वाले। गाली गलौज नहीं, गाली वाली का तो खैर कम ही रहता है चांसेस बहुत, लेकिन वैसे बोलने का तरीका ही इतना बदतमीजी भरा होता है कि पत्नी के सामने डांट देते, फिर हस्बैंड को होती है फिर इंसल्ट फील कि पत्नी ने मेरे को डांट कहलवा दी। अच्छा। हालांकि पुलिस वाला डांट अपनी वजह से रहा है, उसको फील ही होता है कि मेरी पत्नी की वजह से मेरी बेइज्जती होगी, पुलिस वाला का दोबारा ये कम हाँ, ना है, मतलब कुछ भी, लेकिन उसके सामने डांट दिया तो उसको तो फील हो गया। बिल्कुल। तो फील के बाद वो सोचा कि ये नहीं, अब तो नहीं, अब तो वाली बात, अब मैं तलाक ही लूंगा। पति परमेश्वर है, उसको कैसे डांट रहे? इसके लिए आपको बताऊं, मैं 2004 में जब मैं प्रैक्टिस में आया, उस वक्त इतना बुरा हाल था कि पत्नी ने ये कह दिया ना कि भाई मेरी ननद की सास ने वैसे दहेज मंगा, वो भी जेल में थी उस वक्त जी। और ये कई सालों तक चला। मतलब हर इंसान जेल के अंदर, हाई कोर्ट में खुद देखा कि भी वहां पैसे दे देकर बेल हो रही है कि वाइफ को इतनी एलिमनी दो, बेल ले लो, केस खत्म नहीं हुआ तब भी। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि हस्बैंड बोले अगर मैं जेल चला गया तो फिर मैं तेरे को क्यों रखूं, तलाक होने लगा। उस वक्त से पहले तलाक नहीं थी, बिल्कुल। ये 2000 या 2001 के आसपास स्टार्ट हुआ था। 4 में मैं एडवोकेट बना था, तो मैं पहली बार कोर्ट जाकर मैंने चीज़ देखी, इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ। उसके बाद थोड़ी सी लीनियंटी देखी कोर्ट ने भी, ये तो घर बर्बाद हो रहे हैं, पति को गए तो घर बसा लो, बोले मैं तो नहीं बसाऊं, इसलिए मेरे को जेल कैसे भिजवाया। फिर ये क्या किया, अभी ऐसा कि हस्बैंड को अरेस्ट मत करो, उसकी फैमिली मेम्बर को देखो। अच्छा। फिर उसको ये भी होगा कि मेरी फैमिली मेम्बर को कैसे अरेस्ट कर लिया, मेरे माँ बाप जेल में चले गए तो तेरे को क्यों रखूं। उसके बाद फिर वीमेन सेल का गठन किया गया था। उससे पहले वीमेन सेल नहीं थी, डायरेक्ट एफआईआर होती थी कि पहले वीमेन सेल मैटर भेजेंगे। फिर ये किया गया कि वीमेन सेल में मैटर चलाओ, सेटलमेंट होता है ठीक है, नहीं होता है तो इसके बाद फिर हस्बैंड को अरेस्ट करो, उसकी फैमिली को अरेस्ट करो। लेकिन तब भी यही बात थी कि भाई मैं अगर अंदर जेल में गया तो तेरे को नहीं रखूं। कि पत्नी ने चलो गुस्से में आकर के या किसी के कहे में आकर के या फिर कोई टीवी फिल्में या फिर किसी की बातों में आकर के केस कर भी दिया, और पुलिस ने चलो उसको थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद अगर घर बसाने की पेशेंट सोचे तो घर बसते नहीं थे। बाद में अनिश कुमार जजमेंट आई, तब इसके बाद ये हुआ कि अरेस्ट नहीं किया जाए। आज भी अगर देखा जाए तो मोस्टली फिलहाल अभी सिर्फ बिहार में थोड़ा बहुत मैंने देखा है अरेस्टिंग का, अच्छा। बाकी इसके अलावा अरेस्टिंग का है नहीं। अभी दिल्ली में भी एक केस हुआ था, एक पुलिस वाले ने ऐसे अरेस्ट कर लिया था 498 में, तो कोर्ट ने उसको भी जेल भेज दिया था कि अनिश कुमार जजमेंट के बाद तूने ऐसा क्यों किया। अभी रिसेंटली एक केस मेरी नॉलेज में आया जो कि अभी जयपुर में हुआ है। अच्छा। जो लड़का है वो हरियाणा का रहने वाला है और जयपुर पुलिस ने उसको सिर्फ डाउरी डिमांड के केस में 498 में इसमें अरेस्ट किया, उसको पेश किया। अब वही जजमेंट उसके अंदर भी लगेगी कि तूने अरेस्ट कैसे कर लिया, अनिश कुमार जजमेंट आएगी, बेल तो होगी लेकिन अभी वही उसी डिफेमेशन का केस उसके ऊपर डलेगा। तो होते हैं केस लेकिन रेयर है। मतलब बेल भी अब मिल जाती है? हाँ, बेल तो क्या आपको अरेस्ट ही नहीं करता पुलिस वालों, कुछ एक बार ट्रायल थाने से बेल देते हैं। पहले होता था, अब ये होता था, अब इस वजह से भाई परेशानी भी आती है।